अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना है और साथ ही इसकी एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। अच्छा, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसकी जो एप्लीकेशन है प्रेशर वॉल्यूम पर, वो भी हम इसमें देखेंगे और बाकी सारे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये किसी प्रिंसिपल बड़े किसी कायदे कानून से नहीं आया, ये जस्ट एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। अब चाय की प्याली किसी के हाथ से गिरी, ठीक है, ज़मीन पे, तो वो मुख्तलिफ पीसेस में ब्रेक हो गई, टूट गई, ठीक है। अब एक पहले जो आपने पकड़ा हुआ था पोजीशन की वजह से थी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिर जब वो मूव करती हुई ज़मीन की तरफ आ रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो गई। फिर जब वो ज़मीन को उसने हिट किया तो वो चेंज हो गई साउंड एनर्जी में, मतलब वो जो आवाज़ से प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी में, पीसेस ब्रेक हुए, ठीक है। तो ये सब हमने इसमें यही कन्वर्जेंस देखनी है इसी टाइप की। ये ऐसे एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि कन्वर्जेंस होती कैसे है। तो फर्स्ट लॉ इसी चीज़ के गिर्द घूम रहा है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलती है, वो गायब नहीं होती है। वो जो प्याली वाली पोटेंशियल एनर्जी थी पोजीशन की वजह से, वो गायब नहीं हुई, दूसरी एनर्जीज़ में बदल गई, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वो यही कह रहे हैं कि जो टोटल मैस होता है और एनर्जी होता है आइसोलेटेड सिस्टम का, हमने ये सिस्टम देखे थे। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिससे ना हीट का एक्सचेंज हो ना मैस का एक्सचेंज हो, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का वो कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ओवरऑल कॉन्स्टेंट चीज़ रहेगी, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि अब इसकी ना मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि आप परपीचुअल मोशन वाली मशीन बनाओ। परपीचुअल जो मतलब हमेशा चलती रहे, जो कि लगातार काम करे और वो एनर्जी का इस्तेमाल भी ना करे। मतलब अब पॉसिबल है कि ऐसी आप कोई मशीन बनाओ, आप एनर्जी भी नहीं दे रहे, कोई फ्यूल पेट्रोल भी नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं दे रही और वो हमेशा चलती रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि फिर कन्वर्ट होगी उसे चलाने में, वर्क डन में। और नेक्स्ट है कि एनर्जी जो है उसे आप ना, सबसे आसान फॉर्म जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रही हैं कि एनर्जी को ना आप पैदा कर सकती हैं ना आप तबाह कर सकती हैं, यानी कि ना उसे एनहिलेट ख़त्म कर सकते हैं, बस उसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आप बदल सकते हैं। अच्छा, अब टोटल एनर्जी जो है सम होती है काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, और ई कहते हैं इंटरनल, अंदर की एनर्जी से, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे डिफरेंस की शक्ल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि फाइनल एनर्जी बी वाली और ए वाली, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी का और वर्क डन का जो है सम होती है। अब इसमें से हीट एनर्जी आप अलग करो तो ये दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो कह रही है कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो नेगेटिव होगा। और वर्क डन को आप प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। फिर वो कह रही हैं कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा तो फिर वर्क डन भी ज़ीरो होगा, ठीक है, तो ई क्यू वी के बराबर आ जाएगा। और फिर वो कह रहे हैं कि जब एक्सटर्नल प्रेशर भी ज़ीरो है, ठीक है, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा कि तब भी वो जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट इसकी हमने एप्लीकेशंस देखनी है। इसमें जो है हम मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का रिलेशनशिप देखते हैं। और फिर वो कह रही हैं कि इस लॉ का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी की, इंथाल्पी, डेल्टा एच की, वर्क डन की, हीट की। तो एक तो ये कि मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का रिलेशन देखेंगे और फिर मुख्तलिफ जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की क्वांटिटीज़ हैं उनका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी लिमिटेशंस देखनी है कि फर्स्ट लॉ फिर कहाँ तक महदूद है, किस चीज़ के बारे में नहीं बताता। वो हमें ये नहीं बताता कि रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं होते, ठीक है, और ना ही ये हमें ये बताता है कि हीट जो आ रही है उसका सोर्स क्या है, और वो जो पाथ है, जो डायरेक्शन है फ़्लो की, ठीक है, फ़्लो की ना डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ना ये बताएगा कि ये चीज़ स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद ब खुद होगी या नहीं, ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस की डायरेक्शन का भी नहीं बताएगा। तो मतलब मेनली ये हमें चीज़ों की डायरेक्शन का नहीं बताता और नहीं बताता कि हीट कहाँ से आ रही है और रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि वो चीज़ एक्सपेंड करेगी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। पहले आपने कुछ दबाव डाला हुआ था, प्रेशर था, तो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम था। अब जैसे ही आप उसके ऊपर से कोई भारी चीज़ उठाती हो तो वो गैस फैल जाएगी, ठीक है। अब उसमें जो चेंज आया है डीएल, यानी कि उसकी लेंथ में जो है चेंज आ गया है, गैस की लेंथ अब ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब वैसे वर्क डन जो है फोर्स और डिस्टेंस का जो है प्रोडक्ट होता है। तो प्रेशर बराबर है फोर्स ओवर एरिया, के फोर्स निकालें तो पीए के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स की जगह पीए पुट करेंगे। अब लेंथ और एरिया ये दोनों मिलकर वॉल्यूम बना रही होती हैं, तो वर्क डन पीवी के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट, अब ये डिफरेंशियल चेंज को जाहिर कर रहे हैं, तो इसे खोल के अगर हम लिखें तो V2 माइनस V1 और डेल्टा वी के बराबर आ गया। अब एक्सटर्नल वर्क यानी कि जो हुआ है इसके ऊपर हुआ है ना, कि हमने एक चीज़ उठाई तो वर्क डन हुआ,
तो वो P डेल्टा V के बराबर है। नेक्स्ट हमने माइनस जो है इसमें पुट कर दिया है, क्योंकि ये अपोज करने वाला नेगेटिव चेंज है कि एक चीज़ फैल गई। कंप्रेशन वाली चीज़ें ज़्यादातर पॉजिटिव होती हैं, जिसमें आप चीज़ों को दबा देते हैं, कंप्रेस कर देती हैं। नेक्स्ट हमने देखना है वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में आइडियल गैस के, और उसके बाद हम देखेंगे एडियाबैटिक में जो वर्क डन होगा। ठीक है, आइसोथर्मल जब हीट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, एडियाबैटिक जब हीट कांस्टेंट होती है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर, लेकिन अभी आइसोथर्मल जब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये हम देखेंगे। तो PV यहाँ पे nRT की बराबर है, तो P की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर यहाँ पे आप कांस्टेंट ही रहने दोगे। और फिर ये जो है हम इसका यानी कि वो इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर यहाँ पर नेचुरल लॉग आएगा। तो नेचुरल लॉग की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करोगे 2.303। ये खुद करने वाली बहुत सिंपल कॉमन सेंस की जो है इक्वेशन है। तो log V2/V1, अब हमें बॉयल्स लॉ के मुताबिक P1 V1 P2 V2 के बराबर होते हैं। तो V2/V1 की जगह आप P1/P2 भी पुट कर सकते हैं। तो अब वर्क एक्सपेंशन का P2/P1, अब माइनस को हटाएंगे तो P2/P1 आप कर सकते हो। ठीक है, ये है एक्सपेंशन वाला, और कंप्रेशन वाला इसका अपोजिट करके लिख देंगे P1/P2। ठीक है, फिर वो कह रही हैं कि P1/P2 V2/V1 के बराबर है। तो ये मतलब छोटी छोटी बहुत कॉमन सेंस की कन्वर्जन है, एक बार आप खुद ही हाथ से करेंगे तो हो जाएंगी। नेक्स्ट इसका हमने देखना है एडियाबैटिक वाला। ठीक है, यानी कि रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो हीट और वर्क डन का जो है इंटरनल एनर्जी सम होती है। जब हीट ज़ीरो है तो ये माइनस PdV वर्क डन के बराबर, यानी कि आ गया। अब E की वैल्यू जो है NCV/dt, ये मोलर हीट कैपेसिटीज़ वाला टॉपिक, इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि इसके बराबर कैसे आता है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। और PV हमें पता है ना RT के बराबर होता है। T की वैल्यू अलग कर लें, तो T की वैल्यू जो हमने अलग किया, अब इसे इक्वेशन 1 में आप पुट करो। इक्वेशन 1 में जो है हमने T की ये PV/NR वाली वैल्यू पुट की है। और अब ये जो T की वैल्यू है इसका डिफरेंशियल है, तो इसे खोल के आप इस फॉर्म में भी जो है लिख सकते हो। 1/NR वैसे ही रहेगा PdV + VdP। ठीक है, नेक्स्ट DT की जो है आप वैल्यू फिर यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये वैल्यू पुट करने से देखें N से N कैंसिल हो गया, और बाद में ये टर्म हमारे पास बच गई। फिर दोनों साइड पे R/CV से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है एक टर्म आ गई है। तो सारी चीज़ों को एक साइड पर लाएंगे, तो एक साइड पे। तो नेक्स्ट इसमें हम R की वैल्यू पुट करेंगे, CP - CV के बराबर होता है। ठीक है, तो CP/CV -1, CP/CV की जगह ये आप गैमा पुट कर सकते हो, और फिर ये इसे खोल के लिखेंगे तो ये कैंसलेशन हो जाएगी। तो VdP + गैमा PdV = 0। फिर वो कह रहे हैं कि इन्हें अलग करें और इनके को इंटीग्रेट करते हैं। तो वो करने के बाद ln(P) - गैमा ln(V) हमारे पास आ जाएगा। फिर इसे जो है हम ओपन करके लिखेंगे, तो ln(P2/P1) माइनस गैमा और ln(V2/V1) जो है इसमें आ जाएगा। अब ln(P2/P1) + गैमा ln(V2/V1), अब इसमें V2/V1 गैमा, इसे P2/P1 से हम अलग कर देंगे। दोनों साइड पर जो है हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग इसका हम लेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो P2V2 गैमा = P1V1 गैमा। तो इसे एज अ होल आप यूँ भी लिख सकते हैं कि PV गैमा जो है कांस्टेंट के बराबर है। तो ये ऐसी डेरिवेशन है जो कि मेन आपकी अपने हाथ से करने वाली है। जो मेन कॉन्सेप्ट है एडियाबैटिक क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, इंटीग्रेट कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया। आप वीडियो को रोक रोक के ये खुद अपने हाथ से करें। तो ये 2-3 बार करने से, मैथमेटिकल वर्क हमेशा 2 से 3 बार करने से खुद करने से आता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।